रुद्रप्रयाग से सबसे पहले खबर, जहां पर श्रीनगर से बारातियों को लेकर रुद्रप्रयाग की ओर आ रही बस में अचानक ही आग लग गई। आनन फानन में सवारियों को बस से उतारा गया और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें हादसे के वक्त की है। चलती बस में आग लग गई। गनीमत रही कि सभी सवारी सुरक्षित हैं। जैसे ही आग की खबर ड्राइवर को लगी, उसने बस रोक दी और सभी सवारी नीचे उतर आए। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझा दी गई और इस तरह से एक बड़ा हादसा टल गया। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ी खबर है। विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। जहां देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट है, वहीं मैदानी जिलों में तेज आंधी की चेतावनी भी है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। भारती, मौसम को लेकर जो बात कही जा रही है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से, कल की क्या स्थिति रही पूरे दिन की और आज को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की है? देखिए, पहले तो मैं देहरादून की अगर कल की बात बताऊं, दिन भर कल गर्मी रही। हालांकि कुछ इलाकों में देर शाम बाद मौसम बदला और छिटपुट बारिश देखने को मिली, लेकिन पहाड़ों में तेज बारिश हमने देखी। चमोली की बात करें खासतौर पर, वहां से देखिए किस तरह से हमारे पास जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है और बारिश भी कई इलाकों में देखने को मिली है। आज की अगर हम बात करें, आज प्रदेश भर में फिर से वैसा ही मौसम बताया गया है। तेज आंधी कई इलाकों में चल सकती है, खासतौर पर मैदानी 60 से 70 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो वहां पर भी बारिश का अलर्ट आज भी बना हुआ है। इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है स्थानीय लोगों के जनजीवन पर, और साथ ही जो विज्ञान केंद्र है, मौसम विज्ञान केंद्र, आने वाले दिनों को लेकर क्या अनुमान लगा रहा है? देखिए, अलर्ट सिर्फ आज तक का ही दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। उसके बाद ये कहा गया है कि मौसम साफ हो जाएगा, फिर से एक बार लोगों को गर्मी का एहसास होगा, तपिश जो है वो देखने को मिलेगी। आपने पूछा असर क्या पड़ रहा है, खेती पर इसका पूरी तरह से असर पड़ रहा है। जो तेज आंधी और बारिश हो रही है, फसलें देखिए पक चुकी हैं इस वक्त। अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो कटाई हो रही है कई इलाकों में, कई जगह जो है गेहूं की फसल कटनी बाकी है। तो ये बारिश जो है उसके लिए खासतौर पर नुकसानदेह साबित हो रही है। जी, धन्यवाद आपका भारती, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि भारती ने बताया कि इस बारिश की वजह से गर्मी से तो राहत मिल गई, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी थी, लेकिन किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। और बारिश के तुरंत बाद फिर से तेज धूप निकल आएगी, यानी कि गर्मी एक बार फिर सताएगी। लेकिन जिस बारिश से गर्मी से राहत मिल रही है उसने फसलों को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। इधर पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदला है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो वहां बर्फबारी हो रही है। नीति घाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्नोफॉल हुआ है। निचले इलाकों में बारिश हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अभी बारिश और बर्फबारी की बात कही है। आज तक के लिए तो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आने वाले कुछ दिन भी बारिश और बर्फबारी वाले हो सकते हैं, जिसके बाद गर्मी बहुत तीखी लौटेगी। लेकिन कुछ दिनों के लिए मौसम खूबसूरत हो गया है। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब तक 18 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होंगे, यानी यात्रा शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख भी आ चुकी है। 28 अप्रैल से यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से सुबह 7 बजे से शुरू होंगे, जबकि यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होनी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश में 30, हरिद्वार में 20, विकासनगर और हरबटपुर में 15-15 काउंटर होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जगह पे होंगे, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबटपुर है।
वहीं यात्री किसी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो सीधे काउंटर पर पहुंचकर ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं ऐसे यात्री जो दूसरे राज्यों में जत्थे में या ग्रुप में पहुंचते हैं, उनके लिए आश्रम, धर्मशाला या होटल में एक साथ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी, ताकि रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर भीड़ के चलते यात्रियों को परेशान न होना पड़े। रजिस्ट्रेशन बहुत ही उत्साहवर्धक है। दिनांक 20 मार्च 2025 से लेकर अब तक 18 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड आने पर और धामी जी के बड़े प्रयासों से तो ये 18 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। 4 धाम में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो यात्रियों के लिए तैयारी करना बड़ा चैलेंज है। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत रजिस्ट्रेशन के साथ होती है और उसी को देखते हुए ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। 4 धाम यात्रा के लिए 1 महीने में अभी तक तकरीबन 19 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अकेले यमुनोत्री धाम के लिए 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। शासन प्रशासन तैयारियों का दावा कर रहा है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट में पिछले 8 सालों से नासूर बने लैंडस्लाइड जोन का इस बार भी कोई इलाज नहीं हो पाया है। हर साल यहां कई दिनों तक यात्रा बाधित हो जाती है। लोक निर्माण विभाग भले ही ऑल इज वेल बता रहा हो, लेकिन स्थानीय लोग इस पर ध्यान न दिए जाने की शिकायत कर रहे हैं। बलबीर परमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। बलबीर, ये जो जोन है जहां पर दिक्कत होती है, हर साल ही यहां पर यात्रा बाधित हो जाती है लैंडस्लाइड की वजह से, आखिर क्यों यहां पर काम नहीं किया जा रहा है? क्या कुछ तकनीकी दिक्कत है जो यहां पर काम नहीं हो रहा है, या लापरवाही प्रशासन की? जो यमुनोत्री हाईवे पे जो डाबरकोट है, यहाँ भूस्खलन जोन कई सालों से एक्टिव है और जब भी बारिश होती है तो जो यात्री है घंटों इन्हें जाम का सामना करना पड़ता है। और 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। एनएच है, लोक निर्माण खंड जो एनएच है, वो लगातार बात करता है कि इसके लिए डीपीआर बनाई गई है, जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा, पर लंबा समय हो गया है और अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा कोई विकल्प पे भी बात नहीं की गई है, जिसके चलते जो यात्रा है, चाहे स्थानीय लोग हैं, इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार घटनाएं भी इस भूस्खलन जोन से जब पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं तो। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या बता रहे हैं प्रशासन के लोग और शासन के लोग? जो यहाँ ऑल वेदर के तहत कार्य होना है और एक टनल भी प्रस्तावित यहाँ से की गई है, तो डीपीआर उसकी बनाई गई है और जो पूरा कार्य है यहाँ जल्द शुरू होगा, ये अधिकारियों का दावा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया था, जिसके चलते ये लंबे समय तक ऑल वेदर का कार्य है अटका पड़ा था। अब हरी झंडी मिली है, तो देखना है कि कब तक इसकी डीपीआर को मंजूरी मिलती है और तो अदालत में मामला होने की वजह से और कई सारे सवाल उठने की वजह से जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, ये काम अब तक नहीं हो पाया, काम बार बार अटक रहा है। धन्यवाद आपका बलवीर, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम कल शाम दिल्ली पहुंच गए और आज मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से और पार्टी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उधर देहरादून में शनिवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याओं को सुना, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग यहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री के सामने अपनी फरियाद लेकर। इनमें ज्यादातर मामले बिजली, पानी, सड़क, अतिक्रमण और जमीन से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का जल्द समाधान निकाला जाए। खबर देहरादून से, जहां शनिवार से अग्नि सेवा सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। पुलिस लाइन देहरादून में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई ऐलान किए और कहा कि 4 जगह भीमताल, द्वाराहाट, सहस्त्रधारा
गौचर में फायर स्टेशन खोले जाएंगे और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही विश्व स्तरीय फायर ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेंगे। सीएम ने प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में ड्यूटी से लौटे सभी फायर फाइटर्स को 10-10 हजार का इनाम देने का ऐलान भी किया। भाइयों बहनों, आपके इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहकारा में जल्द ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसके साथ जल्द ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। प्रयागराज में हुए महाकुंभ में ड्यूटी कर अपना कर्तव्य निभाने वाले उत्तराखंड फायर सर्विस के सभी कर्मियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आज मैं आपके इस अवसर पर प्रदेश की जनता से भी यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी इस सेवा सप्ताह को एक विशिष्ट अवसर मानते हुए अग्नि सुरक्षा के संबंधित उपायों को समझें और दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। पूर्व सीएम हरीश रावत गंगा सम्मान यात्रा के बहाने बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के लोगों को गंगा जल पी पीकर कोस रहे हैं। तो अब ऐसे भाजपाई भी हरीश रावत से पुराना हिसाब किताब चुकता करने पर आमादा हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत गंगा सम्मान यात्रा के तहत टिहरी उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपाई हो चुके कांग्रेसियों को खूब कोसा। टिहरी के थौलधार में एक सभा में रावत ने कहा कि टिहरी उत्तरकाशी से कांग्रेस के सारे पहलवान बीजेपी में चले गए। ये पहलवान बताएं कि जितना काम हरीश रावत सरकार में हुआ, पिछले 8 सालों में उसका 1/4 काम भी इन क्षेत्रों के विकास के लिए पहलवान करा पाए। हरीश रावत का निशाना जाने माने कांग्रेसी रहे थौलधार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोत सिंह बिष्ट पर था। बिष्ट अब भाजपाई हो चुके हैं। जवाब जोत सिंह बिष्ट की ओर से भी आया। मैंने कहा सारे जितने उत्तरकाशी के पहलवान थे वो सब भाजपा में चले गए। जिस तरीके से टिहरी के सारे पहलवान भाजपा में चले गए, बहुत सारे पहलवान चले गए टिहरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वही स्थिति उत्तरकाशी में भी है। मैंने कहा लेकिन अंदाज लगाओ कि जिस समय ये पहलवान कांग्रेसी पहलवान थे, जितने काम हमने उत्तरकाशी में स्वीकृत किए, ये सारे पहलवान मिल करके भी 8 साल में ये नहीं बता सकते कि उसका 1/4 काम भी उत्तरकाशी में 8 साल में। हमारे जितने कागज हरीश रावत जी के पास गए, मैं ये कह सकता हूं कि वो सब उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला। उसमें से किसी को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिली। मेरे कहने पर एक योजना स्वीकृत नहीं हुई। हमने किसी तरह से अपनी इज्जत बचाई। तो आज उनको क्या इस सवाल को पूछने का हक है? मेरा उनसे ये सवाल है। शुक्रवार को हरीश रावत ने फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पुराने कटकट्टू को काम मिल गया। रावत ने कहा कि जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, कुछ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि जैसे ठंडे इलाकों में जोंक की हो जाती है। चाहे इसका परिणाम कुछ हो, मगर झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। जिस तरीके से गंगा नदियां स्वच्छ और धवल रहनी चाहिए, उसी तरीके से राजनीति की धारा भी झूठ पर आधारित नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर जो झूठ का पाखंड 2017 में रचा गया और जो पाखंड 2022 में रचा गया, उसका भंडाफोड़ आवश्यक है। मैं वो भंडाफोड़ करके रहूंगा। हाँ, चलो इस बहाने मेरे कुछ जो पुराने हमारे कटकट्टू दोस्त हैं, उनको काम तो मिल जा रहा है कम से कम। मौका कोई भी हो, गंगा सम्मान यात्रा हो या फिर कहीं कोई और कार्यक्रम, हरीश रावत रह रहकर पुराने कांग्रेसियों को पंच मारने से पीछे नहीं हटते। अब यात्रा भले ही गंगा के सम्मान की हो, लेकिन हरीश रावत भाजपाई हो चुके कांग्रेसियों को भुला नहीं पा रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता हरीश रावत की गंगा सम्मान यात्रा शनिवार को ऋषिकेश पहुंची और वहीं पर संपन्न हुई। उत्तरकाशी से मुखबा से उन्होंने 15 अप्रैल को इसकी शुरुआत की थी।
यात्रा पूरी होने पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के पुराने और नए नेता पार्टी की वापसी को लेकर उत्साहित हैं। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और पंचायत चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। वहीं 25 अप्रैल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 13 जिलों के दौरे पर निकलने वाले हैं, जिसमें संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट पर बात होगी। करण माहरा का कहना है कि बड़े नेता अपने अपने ढंग से प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ताकि पंचायत चुनाव के दौरान इसका असर दिख सके। एक बात देख करके अच्छा लगा कि सब जगह नए लड़के पुराने लोग भी हैं जिनकी राजनीतिक आकांक्षाएं अब केवल कांग्रेस उभर करके आए इस बात में है, तो दूसरी तरफ नौजवान हैं जो कांग्रेस को तो ताकत देना ही चाहते हैं और साथ साथ जो है उनके मन में अपनी भी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। 25-26 से हम पुरोला से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग और अधिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिले सम्मेलन शुरू हो रहे हैं 25 तारीख से, और ये निरंतर अब जून तक चलते रहेगा। शनिवार को उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया और इस बार के रिजल्ट में कई खास बातें रहीं। 12वीं में स्टेट टॉपर की लिस्ट में सबसे लंबे समय बाद देहरादून के स्टूडेंट्स आए हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। वैसे कहावत है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, पर देहरादून की अनुष्का राणा ने 12वीं में प्रदेश में पहला स्थान पाकर इस मिथ को भी तोड़ दिया। राजकीय इंटर कॉलेज बड़ासी की अनुष्का ने 98.60% के साथ प्रदेश में पहला स्थान पाया है। वहीं दूसरे नंबर पर देहरादून के केशव भट्ट और उत्तरकाशी की कोमल कुमारी रहे। दोनों के ही 97.80% मार्क्स रहे। इस बार के रिजल्ट की बात करें तो 12वीं का ओवरऑल रिजल्ट 83.23% रहा, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारते हुए 86.2% के साथ एग्जाम पास किया। 10वीं में ओवरऑल रिजल्ट 90.77% रहा और यहाँ भी लड़कियों ने ही बाजी मारते हुए 93.25% रिजल्ट दिया। 10वीं के टॉपर बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और नैनीताल के जतिन जोशी रहे, जिनके 99.20 मार्क्स रहे। इस बार हाई स्कूल में रिजल्ट पिछले साल की तुलना में 1.63% बढ़ा हुआ रहा। वहीं पहाड़ के बच्चों का जलवा इस साल भी बरकरार रहा। 10वीं में जहां चंपावत जिला 96.97% के साथ टॉप पर है, वहीं पिथौरागढ़ में 91.90% बच्चों का रिजल्ट शानदार आने के साथ ही प्रदेश में पहले स्थान पर है। ऐसे में सरकार 6 से लेकर 12वीं तक के उन सभी बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए दे रही है, जो 70% मार्क्स से ऊपर लेकर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। बोर्ड परीक्षा में इस बार 10वीं में बागेश्वर के कमल सिंह चौहान और कुसुमखेड़ा हल्द्वानी के जतिन जोशी ने 99.20% के साथ टॉप किया है। वहीं टिहरी गढ़वाल की छात्र कनकलता 99% के साथ दूसरे स्थान पर रही। सीएम धामी ने बोर्ड परीक्षा में सफल होने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दी। आज मेरा क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट आया था, जिसमें मैंने 500 में से 496 नंबर अंक प्राप्त किए हैं और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी और मेरे पेरेंट्स मुझे भी पूरा सपोर्ट करते थे और मेरा एम है मैं एनडीए क्लियर करना चाहता हूँ और ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मैं डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। बहुत खुशी हो रही है और मेरे 99.2% आई है। 496 मार्क्स आए हैं और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है। और अब आगे क्या लक्ष्य है, क्या तय करना है आगे? सर मैं जेईई की तैयारी करूंगा, इंजीनियर बनना है सर, मुझे सीएस लेनी है। ठीक है जी सर। तो फिर पढ़ाई इसी स्कूल में करनी है? हाँ सर। हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज में? जी सर, पीसीएम यहीं से करूंगा। अच्छा, और सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या रहा आपका? मेरे मैथ्स और साइंस मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे। उसमें मेरे फुल नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मेरे फेवरेट सब्जेक्ट वही दोनों, मैथ्स और साइंस।
देहरादून की अनुष्का राणा ने 12वीं में 98.60% अंक हासिल किए और टॉप किया है उन्होंने। खास बात यह है कि अनुष्का 10वीं में ICSE बोर्ड में भी स्टेट में 3rd पोजीशन पर रही थी। अनुष्का के पिता सरकारी स्कूल में टीचर हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को 11th में उत्तराखंड बोर्ड में एडमिशन करवाया। अनुष्का के पिता रामेंद्र राणा ने उन लोगों के लिए मिसाल कायम की है जो खुद तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तैयारी तो मैंने काफ़ी अच्छी करी थी, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी था अपनी तैयारी में, बट फिज़िक्स के पेपर ने थोड़ा डरा दिया था। बट ओवरऑल मेरे काफ़ी अच्छे गए सारे पेपर्स एंड ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि स्टेट टॉप कर लूँगी, बट ऐसा तो था कि हाँ काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो अब आगे क्या सोचा अनुष्का, क्या करना है? आगे तो मुझे डॉक्टर बनना है, तो अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। वहीं देहरादून के केशव भट्ट ने 12वीं में उत्तराखंड बोर्ड में दूसरा स्थान हासिल किया। 500 में से 489 नंबर वो लेकर आए, 2nd पोजीशन पर आए केशव। तैयारी तो अच्छी थी और मेरा रिज़ल्ट 97.8% रहा और स्टेट में मेरा 2nd रैंक आया है। बाकी जब कल अनाउंस हो गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो मुझे ऐसा था कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पर 2nd रैंक बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। अभी क्या सोचा है, आगे क्या करना है? अभी मैं आगे साइंस में फिज़िक्स से रिसर्च करना चाहता हूँ। ऋषिकेश के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के आयुष सिंह रावत ने 12वीं में तीसरा स्थान हासिल किया है। आयुष सिंह रावत ने 500 में 484 नंबर हासिल किए। सर बहुत खुशी हूँ और मेरे परिवार में भी बहुत खुशी है और टीचरों की भी बहुत हमारे स्कूल में बहुत खुशी है। सबका बहुत सपोर्ट था, एंटायर स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया और उनकी मेहनत का परिणाम है। ये मेरा खुद का रिजल्ट नहीं मानता मैं, ये सबका रिजल्ट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर आगे की क्या सोच रहे हैं आप? सर आगे मैं इंजीनियरिंग करने की सोच रहा हूँ सर। जी। चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है। हरिद्वार में चंडी घाट पर बन रहा फ्लाईओवर इस बार भी चारधाम यात्रा से पहले शुरू नहीं हो पाएगा, जिससे इस बार भी यात्रा सीजन में इस रूट पर यात्रियों को जाम से जूझना पड़ेगा। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय से पूरा करने को लेकर कमिश्नर गढ़वाल, डीएम, एसडीएम समेत तमाम स्तर पर निरीक्षण किए गए और चारधाम यात्रा से पहले फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिए जाने के दावे भी किए गए। लेकिन इस बार भी चारधाम यात्रा से पहले ये फ्लाईओवर पूरा होता नहीं दिख रहा है। इस बार की चारधाम यात्रा में चंडी घाट फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अब कांवड़ यात्रा से पहले जून जुलाई में पुल के बन जाने का दावा किया जा रहा है। चंडी पुल पे जो एक नया पुल का जो निर्माण चल रहा है, उस संबंध में कई बार इस संबंध में निरीक्षण हुए हैं, जिसमें शासन से भी हुए हैं, जिला स्तर से भी हुए हैं, कमिश्नर साहब के भी हुए हैं। इस संबंध में मेरी लगातार संपर्क में रहता हूं, तो जून और जुलाई तक इसको कंप्लीट करने की बात अभी कही जा रही है, तो उम्मीद है हो जाना चाहिए।